नमस्कार साथियों, स्वागत है स्टडी छपर तक इस एपिसोड पे आपका। एक बहुत बड़ी खबर जो बिहार के पटना से आ रही है। पटना से निकल के एक ऐसी खबर आ रही है जिस खबर ने बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में तूफान मचाने की पूरी तैयारी कर रखी है। इस तरह के सामाजिक समीकरणों की रचना इस खबर के माध्यम से होते हुए बिल्कुल दिख रही है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का वह चुनावी हिंदुत्व, बीजेपी की वह चुनावी हिंदुत्व जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के भीतर बहुत बड़े मुकाबले के बीच भी टूटता हुआ न दिखा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार की 120 लोकसभा की सीटों पर पूरी तरीके से इस प्रकार से असर दिखाई दे सकता है असर इसका, जिसके असर से जो है कमंडल के ऊपर मंडल का वर्चस्व एक बार फिर से स्थापित हो सकता है आने वाले समय में। दरअसल खबर यह है कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के बनारस में पीएम मोदी को सीधे चुनौती देने की तैयारी में है। जनवरी महीने में वो बनारस पहुंचने की तैयारी में है। उनकी पार्टी के कई कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश और बिहार से लगे हुए कई बड़े नेता बनारस का दौरा भी कर चुके हैं। बनारस दौरे से लौट करके पटना आकर के फीडबैक तक दिए हैं और उसके बाद जो खबर निकल के आ रही है कि जो नीतीश कुमार है वो उनका बनारस दौरा जो है वो 2024 के जनवरी महीने में होने वाला है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों, अंबेडकर नगर, उसके आगे बाराबंकी, सीतापुर और बरेली के बीच भी, उसके इलाके में भी नीतीश कुमार पहुंचते हुए दिखाई देंगे। लेकिन शुरुआत में जो नीतीश कुमार बनारस के साथ साथ अंबेडकर नगर पहुंचेंगे और बनारस से नीतीश कुमार का दौरा का क्या मतलब होता है इसको साफ समझा जा सकता है। जो नीतीश कुमार बिहार से निकल करके उत्तर प्रदेश की राजनीति में कदम रखने की जो तैयारी कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सियासत में, राजनीति में जातीय जनगणना और आरक्षण वाले मुद्दे के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर कहे जाने वाले, वर्तमान समय के बीपी सिंह कहे जाने वाले नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र में सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। पीएम मोदी की संसदीय क्षेत्र में चुनौती देने जा रहे हैं। अब वो जिस समुदाय से आते हैं उसी इलाके में रोहिंग्या विधानसभा है, जहां से कभी अनुप्रिया पटेल विधायक हुआ करती थी। अब पीएम मोदी की गाड़ी जब बनारस में 2014 में न रुके, जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चुनाव लड़ रहे थे, जो अनुप्रिया पटेल को जब 2000 आधुनिक दौर के बीपी सिंह कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सीधी चुनौती देने जा रहे हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं, उस समुदाय की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि उसी इलाके के भीतर रोहिंग्या विधानसभा है, जहां कभी अनुप्रिया पटेल विधायक हुआ करती थी। अब पीएम मोदी की गाड़ी बनारस में न रुके 2014 में, जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो मुकाबला लड़ रहे थे, तो अनुप्रिया पटेल को, जिनको अखिलेश यादव या फिर दूसरी पार्टी ने एक सीट लायक भी, असेंबली की सीट लायक भी नहीं समझा था, भारतीय जनता पार्टी में 2 सीटें जीती, केंद्र में राज्य मंत्री बना करके रखा। पंकज चौधरी समेत कई नेता उसी समुदाय से आते हैं, कुर्मी समाज से, जिन्हें आगे रखा गया। और आज वर्तमान समय में जब नीतीश कुमार भारत देश में प्रधानमंत्री पद के दावेदारों में कम से कम इंडिया गठबंधन में सबसे पोटेंशियल कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं, तो बनारस में जाकर के पीएम मोदी के खिलाफ सीधी लड़ाई का जो शंखनाद करने की जो कोशिशें है, उसका उत्तर प्रदेश में क्या असर हो सकता है। एक बात इसमें साफ है कि जो कुर्मी आबादी है, कि कुर्मी मतदाताओं की संख्या जो बिहार में जो राजनीतिक कर रहे हैं, जहां नीतीश कुमार, जहां 2 दशकों से 20 सालों से राजनीति के धूरी तक बने हुए हैं नीतीश कुमार जी, उस प्रदेश से ज्यादा महत्व राजनीतिक हैसियत से अगर देखिएगा तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कुर्मी मतदाताओं की संख्या 8% के करीब है। और इतने ये छोटा छोटा अंतर आपको समझाता है कि यादव मतदाता से ज्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति की किस करवट जाएगी, ये निर्णय पूर्वी मतदाता कर सकते हैं। इसके कारण क्या है? क्योंकि जिसको डे वोटर कहते हैं, यानी यादव पता है किसको वोट देंगे और किसका होगा, लेकिन कुर्मी मतदाता उत्तर प्रदेश में अलग अलग समय में अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ में थे। कुर्मी मतदाताओं में अलग अलग क्षेत्र में पावर सेक्टर, वो पावर सेंटर जिधर शिफ्ट हो जाते थे उधर ही कुर्मी मतदाता वोट दिया करते थे। तो पूरी एक बेल्ट है, इस बेल्ट को जरा आप समझिए कि बाराबंकी जो है, बाराबंकी से अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर से आप अयोध्या पहुंचिए, अयोध्या से आप
सराबस्ती जाइए, सराबस्ती से बलरामपुर पहुंचिए, बलरामपुर से सीधा सिद्धार्थनगर, और सिद्धार्थनगर से बस्ती में घुसिए, और बस्ती से संत कबीर नगर, संत कबीर नगर से कुशीनगर, और कुशीनगर से महाराजगंज। ये पूरे के पूरे जो आप घूमिएगा पूर्वांचल तक पहुंच गए। महाराजगंज से आगे आप पहुंचिएगा, फिर जाकर के सोनभद्र आता है, चंदौली आता है, बनारस आता है, प्रयागराज पहुंचिए, कौशाम्बी जाइए, फतेहपुर जाइए, कानपुर, अकबरपुर, एटा का जो क्षेत्र है, और ये आप पूरी की पूरी पश्चिमी तक आप पहुंच जाइएगा। बुंदेलखंड के इलाके, हमीरपुर, जालौन का जो क्षेत्र है, जितनी भी जाटियां, सचान, गटियार, वर्मा, चौधरी, पटेल समुदाय से, ये कुर्मी जात में जितने भी टाइटल्स लगते हैं कुर्मी जाति में, ये गंगवार, ये सारे के सारे बरेली है आपके पश्चिमी में। तो सवाल होता है कि ये सारे के सारे जो हैं उत्तर प्रदेश के भीतर बिखरे हुए करीब 2.5 दर्जन सीट, यानी 30 सीटें, जहां पर जो है कुर्मी मतदाता डिसाइडिंग फैक्टर होते। दूसरा एक बात और कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो फर्क एक और है, कुर्मी मतदाता जिस बेल्ट में होते हैं, हर लोकसभा सीट के ऊपर कुर्मी मतदाताओं का जो प्रभाव होता है वो गेम चेंजर के रोल में इसलिए भी होता है क्योंकि सामाजिक और आर्थिक रूप से कुर्मी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों के भीतर मजबूत ओबीसी में है, लेकिन उनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत जो है वो मजबूत होती है। इसीलिए वो कई बार जिधर रुक कर जाते हैं वो उधर चुनाव का जो राजनीति का जो चुनावी जो राजनीतिक सियासत होती है उसके करवट ले लेती है उधर एक तरफा। एक बात यहाँ पर और समझने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के पास जो बेनी प्रसाद जैसे बड़े नेता थे, दूसरी पार्टी में अलग अलग समय पे विधानसभा अध्यक्ष अलग अलग नेता रहे। भारतीय जनता पार्टी में ओम प्रकाश सिंह, संतोष गंगवार, जो कुर्मी से बुंदेलखंड के जो इलाके में जो उसी समुदाय से आने वाले बाहुबली का भी इस समय में दबदबा था। एक समय में जब नरेंद्र मोदी का प्रादुर्भाव उत्तर प्रदेश के भीतर आया, भारतीय जनता पार्टी का टर्न अराउंड हुआ। 15 साल से जो भाजपा जो सोई हुई थी वो 2014 में जगी, और उसमें भी कुर्मी समुदाय को इन्फ्लुएंसर के तौर पर देखा गया कि पिछड़े वर्ग के भी उत्तर प्रदेश के भीतर अनुप्रिया पटेल के साथ आने पंकज चौधरी को अहमियत देने जाने के फैक्टर से कामयाबी मिल गई। अब क्या ये यहाँ पर एक समझने वाली बात है कि आज के समय में चाहे बिहार के समाज में या छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश हो या झारखंड हो, जहां कुर्मी समाज के लोग हो, सभी को पता है, सभी इस बात को समझते हैं कि आज के वर्तमान समय में नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर के चुनाव लड़ने के तौर पे उन्हें देखा जाता है। जब जनवरी महीने में जब राम मंदिर को जो प्राण प्रतिष्ठा होना है, उस उद्घाटन के समय में नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश पहुंच करके क्या पीएम मोदी के चुनावी हिंदुत्व में पलीता लगाने की कोशिशें करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी के चुनावी हिंदुत्व का पलीता लगाने से ज्यादा जो है किसी और कोशिश में अपनी दावेदारी और अखिलेश यादव के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक नए सिरे से घुसना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं? इसमें 2-4 बातें जो है बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश के भीतर कुर्मी मतदाता अलग अलग पार्टियों के साथ अलग अलग समय में रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के संस्थापकों जैसे बेनी बाबू के प्रभाव के भीतर करीब करीब अवध का कुर्मी, या फिर उसके साथ साथ आप बलरामपुर पहुंच जाइए, बलरामपुर उत्तर प्रदेश और 5-6 जिले का कुर्मी, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सराबस्ती जो बलरामपुर जो है, गोंडा का, बाराबंकी का, इन सारे इलाकों के क्षेत्रों का जो कुर्मी एक नेता के पीछे लगे थे। राम प्रसाद चौधरी जो वहां पे 3-4 जिलों के नेता कुर्मी के राम प्रसाद चौधरी हुआ करते थे, उनके पीछे कुर्मी जिधर रहे उधर कुर्मी रहे। राम प्रसाद बसपा में रहे, तब सपा में भी मंत्री रहे, बसपा में भी रहे, और 2014 के बाद जब चेंज वहां पे हुआ, 2014 के बाद कुर्मी मतदाताओं को पूरे रिझाने के लिए जो है समाजवादी पार्टी भी बहुत कोशिश की। वहां पे एक और पटेल जी है, वो कुर्मी समाज से आते हैं, इस बार भी उन्हीं के नाम पे सर्वसम्मति से मुहर लगा दिया अखिलेश यादव ने। लेकिन अब वहां पर कुर्मी मतदाता अभी भी बीजेपी के साथ, 14 के बाद बीजेपी के साथ बड़ा संख्या कुर्मी मतदाताओं के भाजपा के साथ जुड़ गया। अब यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है? जहां पे वो पुराने ये कहते हैं कि मठाधीश जहां पर हैं, वहां पे राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी के साथ थे, असर उसका भी हुआ। बस्ती जिले के भीतर जो वहां पे कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र से जिन जिलों में से एक भी है बस्ती, जहां पे 5 विधानसभा सीटें थी, 4 समाजवादी पार्टी ने जीती।